नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी आज चर्चा के इस कार्यक्रम में डॉक्टर अनंत दुबे हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अनंत विभूतियों से महिमा मंडित उन्हें किया जा सकता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर के बाद समाज सेवी हैं। समाज सेवी के साथ सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के वो एक ऐसे वरिष्ठ नेता है, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा उठाने में डरता था, तब उन्होंने झंडा उठा के जो अपनी आवाज़ बुलंद की है। और मुझे ये बताने की आवश्यकता इसलिए आपको आन पड़ी है कि वो समय था जब डॉक्टर अनंत दुबे जी माइक से हुंकार भरा करते थे, तो सत्ता पक्ष जो है कहीं ना कहीं उस बात को बहुत गंभीरता से लेता था। प्रशासनिक अधिकारी भी हिल दहल जाते थे उनकी हुंकार से। आज परिस्थितियां बदली हैं और स्वरूप ज़बरदस्त बदलाव की ओर है, जिसमें बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव है कि आज वो स्वयं सत्ता में हैं। तो इसलिए हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वो उनकी हुंकार और आज की सत्ता, इन दोनों में कितना वो अंतर महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। मदन तिवारी जी का धन्यवाद, उन्होंने मुझे बुलाया। मेरा स्वभाव जैसा था वैसा ही है। मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता पहले भी था, आज मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जहाँ समाज हित की बात होती है उन सभी बातों को बड़ी शिद्दत से उठाता हूँ, और जहाँ पार्टी का हित होता है वहाँ पार्टी के लिए लड़ता हूँ। हमें चाहिए कि हम अच्छे समाज का निर्माण करें, और वर्तमान परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा मैं खुश जिस बात से हूँ वो ये है कि हम राम जन्मभूमि पे भगवान राम का मंदिर बनाने जा रहे हैं। मैं कार सेवा में 1990 में भी गया, 92 में भी गया, और विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर 1993 में भी गया। ये मेरे जहन में एक ऐसा प्रश्न रहा हमेशा। मैं चाहता था कि मेरे जीते जी ये मंदिर बनना चाहिए। धन्यवाद मोदी जी का, जिन्होंने इस उपक्रम को जारी रखा, और आज पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है। मैं एक बात और इसमें कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मेरे देश की पहचान जो अन्य जगहों से हुआ करती थी वो खत्म होगी। देश की पहचान अयोध्या का राम मंदिर बनेगा। हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बात हम करते हैं कि आपके जो अनुभव हैं, उस अनुभव के आधार पर यदि हम बात करें, जब वो वक्त था जब आपने भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ को बुलंद किया था, शिद्दत से समाज के साथ खड़े रहे आप, और अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कई ऐसे मुकाम हासिल किए आपने जिन्हें को समर्थन देते हुए कहीं और पहुंचा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हम महसूस कर पा रहे हैं हमारी समीक्षा में कि आपको वो साथ नहीं मिला जो मंजिल तक आपको पहुंचाया जा सकता है। ये सब अपने अपने मन के भ्रम है साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस आदमी को मैंने सहयोग किया होगा वो व्यक्ति ऊपर होगा। जिस दल को मैंने समर्थन किया आज वो सब जगह सरकार में है, और जिस शिद्दत से मैंने जिस विचार को अपने मन में पल्लवित किया था, और आज वे सभी जब पूरे होते दिखते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे वो जो चाहिए था वो सब कुछ मिल चुका है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई सांसद बन जाए, कोई विधायक बन जाए, कोई मंत्री बन जाए और उसकी बहुत बड़ी वाहवाही होती है, गलतफहमी है। हमें देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा, जिसको हम कभी नागरिक संहिता में पढ़ा करते थे, मैंने जो पढ़ाया, मुझे जो पढ़ाया जाता था उसको थोड़ा 1-2 मिनट का विस्तार में यहाँ दे रहा हूँ मदन भैया। उस समय कहा जाता था, शिक्षक हमारा कहता था कि जम्मू कश्मीर की समस्या बड़ी जटिल है, धारा 370 समाप्त करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार बहुमत में होते हुए वहाँ से एक संविधान पारित करके भेजेगी कि हम यहाँ से 370 हटाना चाहते हैं, 35 ए समाप्त करना चाहते हैं, फिर लोकसभा में आगे बहस होगी, फिर लोकसभा राज्यसभा को भेजेगी, दोनों सदन जब पारित करेंगे फिर राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर करेंगे, तब जाके ये काम होगा। ऐसा कहा जाता था, पढ़ाया जाता था। परिस्थितियां बदली। भारत में जिन लोगों का आज राज्य है, मेरी सरकार है, बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूँ, उसके राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी ने इस समय उस प्रस्ताव को, जो कैबिनेट का प्रस्ताव था जिसमें मोदी जी ने और अमित शाह जी ने दस्तखत किए हुए हैं, वो पूरी कैबिनेट ने किए हैं, उसमें लिखा था कि हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इसकी अपील करते हैं कि वे इस धारा के संबंध में अपने संज्ञान में हमें अपना ज्ञानवर्धन करें। राष्ट्रपति जी ने पढ़ा और उन्होंने जो उसमें लिखा, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, एतद द्वारा 1956 में इस धारा को इस देश में लाया गया, और महामहिम राष्ट्रपति ने जो लिखा था मैंने उसको गंभीरतापूर्वक पढ़ा है, और मैं इसके निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आज इस धारा की आवश्यकता नहीं है, अतः मैं अपने हस्ताक्षर से इसको विलोपित करता हूँ, और इसको लोकसभा में पारित करने के लिए और राज्यसभा में पारित करने के लिए बहस के लिए मैं यहाँ से भेज रहा हूँ।
और जैसे ही वहाँ गया, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ और ये संविधान बन गया कि 35 से समाप्त, 370 समाप्त, हमारी छाती चौड़ी हो गई साहब। बस ये हमारे लिए सबसे बड़ा मंसूबा था। डॉक्टर साहब, आत्मविश्वास से भरपूर आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी को आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हुए आप आज हमारे बीच में। डॉक्टर साहब, हम नरसिंहपुर ज़िले की बात करते हैं और ज़िले में सबसे बड़ी समस्या की बात करते हैं। वो प्रदेश में सरकार भी सर आपकी है और ये सीधा सीधा कहा जाए तो शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र सब आपका है। उसके बाद भी यहाँ की जनता बड़ी परेशान है। परेशान इसलिए कि रेत के बिना कोई काम नहीं चलता। यदि एक मकान बनाना है, दीवार खड़ी करना है, आशियाना बनाना है, किसी को अपने सपनों को साकार करना है, सड़क बनना है, पुल बनना है, बिना रेत के कुछ संभव नहीं है। और नरसिंहपुर की यदि हम बात करते हैं तो सफ़ेद सोने के नाम से जाने जाने वाला ये नरसिंहपुर ज़िला, सफ़ेद सोने का अर्थात मैं बताऊं आपको कि रेत को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मीडिया उसको, तो सफ़ेद सोना जो है वो लुट रहा है। और ऐसी लुटाई मची हुई है, सत्ता पक्ष से विपक्ष और ये कहें जो विरोध करते थे वो सब एक कतार में खड़े नज़र आ रहे हैं, सब मौन हैं। ऐसा लगता है जैसे सब मिली भगत से नरसिंहपुर ज़िले की जो भी जीवनदायिनी मां नर्मदा हो या अन्य सहयोगी नदियां हों, उनमें उत्खनन भरमार मात्रा में बहुत तादाद मशीन लगा के किया जा रहा है। सीधा सीधा ये कहा जाए कि नदियों की असमत लूटी जा रही है, लेकिन आपकी सरकार, आपकी सत्ता और आप स्वयं कहीं ना कहीं मौन नजर आते। आखिर क्या वजह है? ना तो मैं मौन था और न मौन हूँ और न मौन रहूँगा। ये सबकी थालियाँ अपनी एक ही हैं। किसी के ट्रक पर जो लिखा होता है, सरकार जब बदलती है तो वो लिखा हुआ बदल जाता है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो सरकार इनकी हो चाहे सरकार उनकी हो। इनके पेट की भूख शांत नहीं होने वाली। ये सभी लोग केवल खाने के लिए पैदा हुए हैं। इनके भीतर किसी भी प्रकार का रंच मात्र भी समाज के विकास का कोई भी भाव नहीं है। इतना स्पष्ट जो मैं बोल रहा हूँ, अगर इसमें मुझे कोई सज़ा भी मिलती हो तो मैं उस अपराध को स्वीकार करता हूँ। वो सज़ा मेरे लिए सलाखों पर होगी, क्योंकि ये सवाल आमजन का है। महंगी रेत ठेकेदार खरीद सकता है, महंगी रेत जो लोग मकान बना के बेचते हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन जिसको तुम केवल 2.5 लाख रुपया देते हो मकान बनाने को, वो व्यक्ति 2.5 लाख की तो अकेली रेत ही खरीदेगा, फिर मकान क्या बनाएगा? नहीं बना पाएगा। यानी ये मजाक है और ये मजाक नहीं होना चाहिए। अकेला नरसिंहपुर जिला नहीं है, मंडला से लगा के नीचे 16 जिले जो हमारे प्रदेश में आते हैं उन सभी में इतनी लूट मची है, इतनी लूट मची है। रेत तो बिकना चाहिए, रेत बिकने में कोई दिक्कत नहीं हो। नदियों में भी रेत को मानव के हाथों से निकाला जाना चाहिए, इसका भी मैं समर्थक हूँ, लेकिन पोखलैंड से निकाला जाए इसका समर्थक तो ना था, ना हूँ और ना रहूँगा। हमें चाहिए कि हम इस मामले में शिद्दत से काम लें, बड़ी सोच से काम लें। शोषण और दोहन, दोनों चीज़ों में बड़ा फर्क है साहब। शोषण जब कभी व्यक्ति का होता है, समाज का होता है, वंश का होता है, तो वो खतरनाक होता है, और दोहन जो होता है वो बड़ा शानदार होता है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट फाड़ोगे तो एक अंडा तो मिल जाएगा सोने का, लेकिन मुर्गी मर जाएगी, फिर सोना कहाँ से लाओगे? ऐसे ही गाय अगर दूध देती है तो उसके थन थोड़ी काटोगे, दूध लोगे उसमें से। मुझे चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी सरकार है, सरकार के लोग चेतें और ये ध्यान दें कि रेत की उपयोगिता खत्म नहीं कर सकते। रेत की उपयोगिता है। बीच में एक विकल्प आया था, खड़ा हुआ विकल्प, लोगों ने कहा कि साहब हम पहाड़ों से, गिट्टियों से रेत बना सकते हैं, उस रेत को काम में ले सकते हैं, सैंड को। लेकिन बाद में हमारे दिमाग में ये बात आई कि ये भी गलत है, क्योंकि इससे क्या होगा, धरती गोल हो जाएगी। जब उन पर्वतों को हम फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, वहां से पत्थरों को निकाल लेंगे। शायद ये किसी के जहन में ना आई हो, पर मेरे जैसे आदमी के दिमाग में तो आई है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने जियोग्राफी के हिसाब से ये समझा है, भूगोल के हिसाब से, कि अगर ये किया गया तो ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि धरती की गति बढ़ जाएगी और जो अभी दिन गिनते हैं वो दिन छोटे होने लगेंगे। हो सकता है धरती फूट भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं जो मैं कह रहा हूँ। मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन सोच हमेशा हमारी बहुत ऊँची रहती है। और मैं जो सोचता हूँ हमेशा धार्मिक हिसाब से सोचता हूँ, क्योंकि हमारी किताबों में धर्म के आधार पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, और उसके आधार पर मैं समझता हूँ कि वो दूसरा विकल्प है वो भी ठीक नहीं है। हमें पुराने विकल्प पर लौटना चाहिए। पुराना विकल्प ये था कि हम चाहें तो बीम और पिलर तो खड़े करें, रेत और गिट्टी के मसालों से लेकर जुड़ाई जो करें वो कच्चे गारे की शुरू करेंगे तो ज़्यादा सफल हो सकते हैं। बहरहाल ये विषय इंजीनियर्स का है, मेरा नहीं है। बस केवल एक विषय मेरा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि नदियों में से रेत उठाई जाए, लेकिन बड़े औजारों से न उठाई जाए। और नदियों में गहरीकरण जब होता है तो जल भी उसमें बचता है, इसलिए जल संवर्धन के काम में भी वो आता है। अस्त व्यस्त घाट अगर हो गए,
अस्त व्यस्त का अर्थ ये होता है कि मान लीजिए मैं चिनकी घाट जाता रहा, अभ्यास है मेरा जाने का, और यदि बरसात आ गई और वहाँ से खुदाई हो चुकी होगी तो मेरे दिमाग में ये है कि मैं यहाँ से जाऊँगा, एक पैर रखूँगा तो नदी में जाएगा, दूसरा रखूँगा तो और गहरे में जाऊँगा, पता लगता है तीसरा पैर रखा और मैं हाँ कम से कम नहीं तो 50 फुट नीचे चला गया तो मेरी मौत हो जाएगी। हमें इससे बचना होगा, ये सिस्टम लागू करना होगा और रेत पर नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण इस ढंग का होना चाहिए कि रेत की जो कीमतें हैं वो तय हों, ऐसी ना हो कुछ अनाप शनाप इस समय चल रही है, अच्छी बात नहीं है। सरकारें कोई भी हो, चाहे वो पिछली सरकार थी, चाहे अब की सरकार या आने वाली सरकार हो, सबसे अव्वल बात तो यह है कि नेताओं का भजन भोजन चल रहा है साहब रेत से और शराब से। इन पे जब कभी कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो उस व्यक्ति को माना जाता है ये कहीं ना कहीं असंतुष्ट व्यक्ति है, इसको नहीं मिल रहा इसलिए इसकी नाराजगी है और इसलिए ऐसी बातें करता है। मैं ना तो असंतुष्ट हूँ ना मैं नाराज हूँ, मैं बहुत प्रसन्न व्यक्ति हूँ और संतुष्ट हूँ क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ मुझे चाहिए वो सब मेरे पास पर्याप्त है। हाँ, आवाम की आवाज़ है, उसको उठाने में हमें किसी हिचकना नहीं चाहिए। उसी भाव से मैं ये बात कहता हूँ कि रेत पे भी सरकार को चाहिए नियंत्रण रखे और इसकी जितनी उपयोगिता है उसके हिसाब से चले। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कहीं किसी को खदान महादेवपुरिया मिल गई है और वो करता क्या है कि वहाँ सारा का सारा टीला लाके कहाँ रख देता है, नहरों। हमें लगता है कि नदी वहाँ नहीं थी, नदी यहाँ आ चुकी है। ये नहीं करना चाहिए, पाप है। डॉक्टर साहब देखा जा रहा है कि जो बड़ी पोकलैंड मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो लगा के नदियों से रेत निकाली जा रही है। अवैध उत्खनन बहुत जोरों पे। वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो एनजीटी लगी हुई है, कलेक्टर ने एनजीटी के निर्देश भी जारी किए हैं, लेकिन बेतहाशा खनन जारी है और वो भी बाहर के लोग आकर यहाँ पर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। उनके साथ यदि हम बात करें डॉक्टर साहब, कोरोना काल संकट काल भी चल रहा है, आप देख सकते हैं कितनी सरकार है या शासन प्रशासन दोनों और समाज सेवी संगठन सभी अपने शिद्दत से लगे हुए हैं, उसके बाद भी सिर्फ अवैध उत्खनन एक ऐसा है निरंतर जारी है। और एक जो बड़ी बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि बाहर के वॉलंटियर्स या बाहर के जो सुरक्षा गार्ड बुलाए गए, कहीं हरियाणा से हैं, कहीं भिंड से हैं, बंदूकधारी हैं, बंदूक चला रहे हैं, लगातार गोलियां चल रही। यदि हम संसार खेड़ा की बात करते हैं तो आपने भी शायद सुना होगा कि पहले मीडिया पर हमला हुआ, हमारी खुद की टीम, यदि हम बात करते हैं रेड अलर्ट की टीम पर हमला हुआ, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स छुड़ा लिए गए। उसके बाद इन बात करते हैं 8 दिन बाद की यदि बात है तो फिर वहाँ गोलाबारी, बंदूक चल जाती हैं, गाड़ियाँ फोड़ दी जाती हैं। अब ये स्थितियाँ बन चुकी हैं कि बाहर के लोगों को बुला के यहाँ पर अवैध उत्खनन एक आक्रामक रूप लेता चला जा रहा है। क्या कहेंगे आप? गलत है। और जहाँ तक सुरक्षा गार्ड का सवाल है, ये इस जिले में परंपरा बन गई है। एक कंपनी आई थी सेंगयांग, उसमें भी जितने भी आए थे वो सुरक्षा गार्ड से बाहर से आए थे और उनका काम क्या है, केवल गोलीबारी करना। एक और यहाँ पे चल रहा था, जब कभी वो टोल चला करते थे तो उनमें भी बाहर के लोग, उन्होंने हमारे विधायक जी के यहाँ तोड़ दिया था। ये भी हमें पता है, घटना है, ये सत्य घटना है जो मैं कह रहा हूँ। इतना संघर्ष किया विधायक जी ने, जो संघर्ष किया सफल हुए, वो एक अलग बात थी। लेकिन जिस ढंग से चल रहा है ये वास्तव में गलत है। हमारे ही जिले के लोगों को काम मिलना था, नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, ठेका सिस्टम चल गया। आजकल तो क्या होता है कि एक निविदाएँ चलती है, निविदाओं जो पहले आ गया वो उसको ले लेता है। पर यहाँ आके बिहार का माहौल बनाना, हरियाणा का माहौल बनाना, ये अच्छी बात नहीं है। और इस पर चाहिए कि हमारे जिले के सम्मानीय नेतागण, अब दोनों दल के तो नहीं कह सकता और दो ही दलों के भी कह सकता हूँ, क्योंकि सब है तो आखिर बस तो ऐसा है। इसलिए इस विषय को सभी तरफ से आम जनता को भी उठाना चाहिए और राजनेताओं को उठाना चाहिए और हमारे जैसे समाज सेवी जो पागल किस्म के वो तो उठाते रहेंगे, इसमें कहीं कोई भय नहीं होगा। और हम आपकी बात जो थी संसार खेड़ा की, मुझे बड़ा दुख हुआ था जान के। मैंने उस दिन फ़ोन भी आपको लगाया, लेकिन आप चूँकि विश्राम में थे, आप फ़ोन नहीं उठा सके, अन्यथा मैं इस विषय पर विस्तार से चर्चा करता। लेकिन डॉक्टर साहब जो रवैया नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो एक स्वयं एक सुरक्षा गार्ड बन गया, ये कहा जाए। कहीं ना कहीं जितने भी भूमाफिया कह दें या हम इन्हें रेत माफिया कह सकते हैं, इनके लिए सुरक्षा प्रदान कर रहा है। कहीं कहीं ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि ज़िले की बाउंड्री के अंदर और बाहर की ठेकेदारी की परंपरा चल रही है। यहाँ से हम वहाँ तक निकलवा देंगे, वहाँ से, क्योंकि आज जो हाईवा है उसका रेट नरसिंहपुर ज़िले में 28 से 30 हज़ार है। यदि आप टाली रेत लेते हैं तो 5,000 रुपये है। यदि आप ज़िले के बाहर जा रही है, उन्होंने कहा सागर जाना है, दमोह जाना है, विदिशा जाना, तो वहाँ 48,000 में बिक रहा है। तो ये सब परिस्थितियाँ डॉक्टर साहब वहाँ के सामने बनी हुई है। और क्योंकि आपकी जो बुलंद आवाज़ थी, बुलंद शिद्दत से जो बात आप उठाते थे, आज मुझे लग रहा कहीं ना कहीं उसमें समझाइश झलक रही है। मैं ये चाहता हूँ वही बुलंद आवाज़ आज होना चाहिए कि आज नरसिंहपुर को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ मिले।
नहीं, मेरा कोई समझौता नहीं, उनमें भी समझौतावादी हूँ। रही बात जोर से बोलने की, तो 65 साल का हो गया, धीमे बोलता हूँ, बोलता वही हूँ जो बोलता रहा हूँ, और बोल ये रहा हूँ कि भैया ये तरीका ठीक नहीं है, इस तरीके को समझना चाहिए, इस तरीके को ठीक करना चाहिए। अब प्रोटेक्शन की बात है तो अकेले नरसिंहपुर जिले में नहीं है, प्रोटेक्शन तो जहाँ जहाँ जो जो नदियाँ हैं उनमें जहाँ जहाँ से रेत निकल रही है उन सभी जगहों पे पिछली सरकार ने 15 महीने प्रोटेक्शन दिया है, वर्तमान की सरकार भी उसको प्रोटेक्शन दे रही है। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, सबकी थाली एक है, उस थाली में हिस्से कितने हैं ये वो लोग तय करें और समाज को राहत प्रदान करें। साथ में मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जिन जरूरतमंदों को ये रेत की ज़रूरत है उन्हें कम दामों पर उपलब्ध कराएं, और गुंडागर्दी तो भाई समाप्त करना पड़ेगी। नहीं करेंगे तो कल आपकी कॉलर भी यही लोग पकड़ेंगे, उस समय आप फिर किसके पास जाएंगे कि हमें बचाओ? क्या त्राहिमाम करते हुए नजर आएंगे? तो अभी सुरक्षा की बात जो है उस पर बहुत गंभीरता से सरकार को चिंतन करना चाहिए और ये रेत माफिया को रोक लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिला प्रशासन है या खनिज प्रशासन है या हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधि महोदय हैं, ये इनकी नीति जो है, जो अभी आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि थाली एक है, ये बिल्कुल सच है। कहीं ना कहीं इसके नज़ारे नज़र भी आ रहे हैं, समझ में भी आ रहे हैं। मुझे लगता है मीडिया को इनको धीरे धीरे करके खोलना ही पड़ेगा, और प्रयास करूंगा यदि आप लोगों का सबका सहयोग आशीर्वाद बना रहा तो बहुत जल्दी इसका भी पटाक्षेप किया जाएगा। लेकिन मीडिया चौथा स्तंभ है, आज हर आवाज़ को उठाने में सक्षम है, हर आवाज़ को उठा सकता है। आप बताइए डॉक्टर साहब, खदान के तह तक पहुंचना कितना खतरनाक है, लेकिन रेड अलर्ट परिवार ने प्रयास किया, क्योंकि हमें विजुअल्स नहीं मिल पाते थे, हमें तात्कालिक स्थितियां नहीं मिल पाती थी, इसलिए मीडिया की टीम जो है नदी के लास्ट कॉर्नर तक गई, जहां उसने अपने वीडियोस तैयार किए। वीडियो क्योंकि अलग अलग मोबाइल और कैमरा में बनाए जा रहे थे, इसलिए एक सेटअप मेरे पास रह भी गया, बाकी तो उनके पास उन्होंने जब्त कर लिया, ले लिया। वर्तमान वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो हमको नहीं मिल पाए। लेकिन कंडीशन ये है कि वहाँ पर जो प्रशासन तंत्र, वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, वो उसकी मिली भगत है। आज दिनांक तक रेड अलर्ट परिवार को उनका जो सामान था वो आज दिनांक तक नहीं प्राप्त हुआ। तो मीडिया को दबाना और दबा के दोहन करना, एक शोषण करना, दोहन नहीं कहूँगा, शोषण कहूँगा, करना कितना उचित मानते हैं आप? मीडिया का शोषण तो खैर कोई नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया स्वतंत्र है और मीडिया की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है, और आप जैसे व्यक्ति इसमें बहुत सक्षम व्यक्ति भी हैं। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि देखो, इसको ठीक ढंग से काम होना चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं उससे थोड़ी आगे की बात मैं आपको जानकारी दे दूँ कि यदि मान लीजिए आपको लीज मिलती है 0.6 हेक्टेयर की, और आप काम करते हो 6.6 हेक्टेयर, बिल्कुल, यानी जहाँ आपको केवल 1 एकड़ पे काम करना था, वहाँ पे सब आप 12 एकड़ पे काम कर रहे हो। आपको ये सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ खड़ी है। रेतों की खदानों का भी एक सिस्टम है, आपकी जानकारी में होगा, और नहीं हो तो मैं आपको बताऊं। एक रेत की खदान को इस साल अगर परमिशन दी गई है तो अगले साल जब तक बरसात नहीं हो जाती उसकी परमिशन नहीं दी जाती। वो इसलिए नहीं दी जाती, जैसा मैंने पहले कहा था कि हम 1, 2, 3 चौथे कदम पे 50 मीटर सीधे घेरे जा सकते हैं उसको रोकने के लिए, जिससे एक बार फिर से वो जगह फिलअप हो जाए। इसके लिए उससे खदान को रोका जाता है। परंतु हमारे जिले में क्या हो रहा है कि नर्मदा नदी में कुल अगर खदानें 20 हैं जिनको दिया गया है, शेष 40 खदानों पे फिर भी खुदाई चल रही है। बिल्कुल, कुल 20 खदानें आपको अलॉट है और 60 खदानों पे आप काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न पे हमारे जनप्रतिनिधियों को बहुत ध्यान देना चाहिए, प्रशासनिक लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को इस ढंग से सोचना चाहिए कि अगर आज मान लो वो इसका धीरे धीरे ऐसे ही शोषण करते रहे तो कल के दिन ना तो नर्मदा जी बचेंगी, न बारूरेबा बचेगी, न सिंगरी बचेगी, न सेड़ बचेगी, न माछा बचेगी, और न शक्कर और न सेड़ बचेगी। दूधी भी खत्म होगी। कुल इस जिले में 22 नदियां हैं जो लगातार 12 महीने बहती थी, आज वो केवल 8 महीने पे आ गई हैं। इनमें से कुछ ऐसी है 4 महीने पे आ गई हैं, कुछ ऐसी है जिस दिन पानी गिरता है उस दिन बहती है, शेष दिनों में नहीं बहती हैं। तो ये परिस्थितियाँ क्यों बनी हैं? इन परिस्थितियों के निर्माता हम स्वयं हैं। हमें चाहिए कि हम इस काम में आगे बढ़ के और इसको रोकने का प्रयास करें। एक जन जागृति चाहिए। एक आदमी अकेला, मदन तिवारी या उनकी टीम अकेली कुछ नहीं कर सकती, या मेरे जैसा आदमी अकेला चिल्लाएगा
तो भी कुछ नहीं होगा। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ है, तो केवल हमारे जैसे आदमी का एक का बोलना। मुझे नहीं लगता कि सारे लोग इतनी निर्भीकता से बात कह सकेंगे, क्योंकि उन्हें केवल राजनीतिक ज्ञान हो सकता है, उन्हें सामाजिक ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान ये नहीं होगा तो वे कभी आपके साथ इतनी शिद्दत से बात नहीं कर पाएंगे। और आज जो बात मैं कह रहा हूँ इसके विरुद्ध कोई नेता बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। बस एक कमी हमें फिर भी लगी। हम डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि मीडिया आपके साथ है, और मुझे लगता है आज इसकी आवश्यकता आन पड़ी है कि जो 65 साल के डॉक्टर अनंत दुबे आज हमारे सामने हैं, लेकिन उनमें युवा छवि आज भी नज़र आती है। वही बुलंद आवाज़ है, वही बुलंद सोच है, वही उच्च विचारधारा है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम आप, क्योंकि समाज हित की बात है, समाज के और देश क्षेत्र के विकास की बात है, इसमें कम से कम आप पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे तो हम भी हर पल हर क्षण आपके साथ देंगे। और हम इस नरसिंहपुर ज़िले में जिस प्रकार से शोषण की जो वृत्ति बन चुकी है, प्रशासन तंत्र की हो, शासन के नुमाइंदियों की हो, या कुछ और जो अन्य रेत माफिया उनकी हैं, उसको शायद हम इस चैन को तोड़ पाएँ। आपका साथ मीडिया को मिलेगा तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे परिणाम हमको मिल पाएंगे। आप रेड अलर्ट में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए रेड अलर्ट न्यूज़ नरसिंहपुर। इसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं विरोध नहीं करता, मैं हमेशा समर्थन करता हूँ किसी चीज़ का, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छी बिल्कुल से हम विरोध नहीं करते किसी का। विरोध की जब बातें आती हैं तो कई बातें उठने लगती हैं, इसलिए हमारा समर्थन इस बात के लिए है कि ये रेत का जो उत्खनन हुआ इसको कैसे भी रोका जाए। हम आपके साथ हैं। नमस्कार। चलिए, देखिए आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने विरोध से इनकार किया, लेकिन समर्थन किया है कि हम बड़े शिद्दत के साथ और समर्थन देंगे मीडिया की इस मुहिम का। तो चलिए आप भी हमारे साथ आइए और आप देखिए जो आपके साथ जो शोषण की वृत्ति बढ़ते चली जा रही है, कल ये आपके परिवार और आपके ज़िले के लिए बेहद नुकसानदायी होगी। आपको और हमको बाहर आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा और इसका पुरजोर विरोध करना पड़ेगा। समर्थन के लिए डॉक्टर साहब जैसे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ हैं। देखते रहिए रेड अलर्ट न्यूज़। नमस्कार।